हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 3 के अंदर, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस का। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ उसकी एक वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो आपका एनवायरमेंटल सब्जेक्ट है उसके अंदर आपकी टोटल 3 यूनिट आ रही है। यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 एंड यूनिट नंबर 7। उनकी सेपरेट वीडियो मैंने पहले से चैनल पर अपलोड कर रखी है। आज हम देखेंगे इसकी एक वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको पांच तीनों यूनिट कवर करवा दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। इसके जो जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो सारी चीजें आपको कवर करवा दूंगा हिंदी लैंग्वेज में। जिन भी स्टूडेंट्स ने इस सब्जेक्ट को हिंदी मीडियम में ऑप्ट कर रखा है, उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है। इंग्लिश वाले देख सकते हैं, अगर उन्हें हिंदी में समझना है उस चीज को तो वो देख सकते हैं, वरना उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे ये जो आपका पर्यावरण वाला पूरा सब्जेक्ट है, इसकी जो तीनों यूनिट है उसे हिंदी में हम समझते हुए चलेंगे, जिससे अगर एग्जाम के अंदर आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे आराम से कर पाए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट वीडियो को। इसके अंदर क्या करा है, यूनिट्स को सेपरेटली डिवाइड नहीं करा गया है। जितने भी कंसेप्ट हैं उन्हें सभी को मर्ज करके जो जो आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सारी चीजें लाई गई हैं। ये नोट्स हैं, ये मेरे नोट्स नहीं है, ये मैं रेफरेंस ले रहा हूँ इन नोट्स की आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का जो अबाउट सेक्शन है या कम्युनिटी पोस्ट का सेक्शन है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है वो हमें समझना है जैव विविधता क्या होती है। तो जैव विविधता, जिसका संक्षिप्त रूप जैविक विविधता है, जीव जीव से लेकर पारिस्थितिक तंत्र तक सभी स्तरों पर पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संदर्भित करता है। इसमें तीन मुख्य स्तर शामिल है। जैव विविधता का मतलब क्या होता है, इसे हम जैविक विविधता भी कहते हैं। इसका मतलब होता है धरती के ऊपर जितने भी अलग अलग प्रकार के प्राणी, जीव जंतु, जो कोई भी रहता है, उन सभी को मिलाकर उन सभी की जो विविधताएं हैं, मतलब उनके बीच में जो अंतर होता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। इसके तीन स्तर होते हैं। एक होती है आनुवंशिक विविधता, एक होती है प्रजाति विविधता, एक होती है पारिस्थितिक तंत्र विविधता, ठीक है। अब आनुवंशिक विविधता क्या होती है, तो आनुवंशिक विविधता से तात्पर्य है किसी प्रजाति के भीतर जीव जीन की विविधता से। आनुवंशिक विविधता का मतलब होता है किसी प्राणी के अंदर जो उसके जीन्स होते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा, जीन्स जो हमारे होते हैं उनके बीच में जो अंतर आ जाता है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर, मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर में, उस चीज को कहा जाता है आनुवंशिक विविधता। महत्व ये किसी प्रजाति के अनुकूलन और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। किसी आबादी के भीतर उच्च आनुवंशिक विविधता व्यक्तियों को विकसित होने और बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के लिए अधिक अवसर प्रदान करती है। ये आनुवंशिक विविधता क्यों जरूरी है, क्योंकि ये क्या करती है, जो प्राणी होते हैं या कोई भी अगर व्यक्ति है, उसको विकसित करने के लिए, उसके जो पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं उस बदलाव को अपनाने के लिए ये विविधता जरूरी होती है, उसमें ये मदद करती है। दूसरी होती है आपकी प्रजातीय विविधता। तो प्रजातीय विविधता से तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की विविधता से है। प्रजातीय विविधता का मतलब क्या होता है, किसी एक क्षेत्र में कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनमें जो विविधता होती है, उनमें जो अंतर होता है, उस चीज को क्या कहा जाता है, प्रजातीय विविधता कहा जाता है। महत्व, उच्च प्रजातीय विविधता पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता और लचीलेपन में योगदान करती है। ये जो अगर जितनी ज्यादा प्रजातीय विविधता होगी, उतना क्या होगा, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वो स्थिर होगा, मतलब स्टेबल रहेगा, और फ्लेक्सिबल रहेगा, मतलब वो किसी भी चीज को अपनाने में किसी भी चीज में ढल जाएगा, वो परेशानी नहीं आएगी उस चीज में कोई भी, ठीक है। फिर है ये पारिस्थितिक तंत्र की समग्र कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है, और ये क्या करता है, जो प्रजातीय विविधता होती है, ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र है उसकी क्षमता को, मतलब वो और ज्यादा एक्टिविटीज कर सके और ज्यादा काम कर सके, इस चीज को भी बढ़ा देता है, ठीक है। तीसरा आएगा हमारा पारिस्थितिक तंत्र विविधता। तो इससे तात्पर्य किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के भीतर या पूरे ग्रह पर विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता से है। पारिस्थितिक तंत्र विविधता क्या होती है, पूरी धरती के ऊपर कितने प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं, उनके बीच में जो अंतर होता है, विविधता होती है, उस चीज को हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र विविधता। ये पारिस्थितिक तंत्र जीवित जीवों का एक समुदाय है जो एक दूसरे और उनके भौतिक पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है, जितने भी जीवित जीव हैं उन सभी का एक समुदाय है, मतलब उन सभी का एक ग्रुप हैगा, जो क्या करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए, मतलब जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं।
पारिस्थितिक तंत्र आकार से भिन्न होते हैं और इसमें विविध आवास शामिल हो जाते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, जितने भी पारिस्थितिक तंत्र होंगे वो सारे अपने एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे कि जंगल, रेगिस्तान, आर्द्र भूमि, घास के मैदान, महासागर और मूंगा चट्टान, ये सारे हमारे पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है। अगला आएगा आपका, जो विविधता को नापते हैं वो कैसे नापते हैं, तो अल्फा विविधता से नापते हैं। एक विशिष्ट स्थान के भीतर विविधता से संबंधित, मतलब किसी एक स्थान पर कितनी प्रकार की विविधताएं हैं, उसे अल्फा विविधता से नापते हैं। दूसरा हैगा बीटा विविधता, तो विभिन्न स्थानों के बीच विविधता से संबंधित, मतलब दो स्थानों के बीच में क्या विविधता है कि वहाँ की जीवों में, उस चीज को हम बीटा विविधता से नापते हैं। और गामा विविधता होती है क्षेत्रीय या परिदृश्य पैमाने पर विविधता से संबंधित, मतलब किसी क्षेत्र में एक कितने प्रकार की विविधताएं हैं, उस चीज को कहा जाता है आपकी गामा विविधता। ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट चीज हैगी वो हैगी आपकी लुप्त प्राय प्रजातियां क्या होती हैं। तो लुप्त प्राय प्रजातियां ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं। जैसे कि पहला आएगा बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर सबसे अधिक संख्या में बाघों की उप प्रजाति है, लेकिन निवास स्थान के नुकसान और अवैध शिकार और मनुष्य के साथ संघर्ष के कारण इसके लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो हमारा बंगाल टाइगर है वो ऐसा बाघ की सबसे ऊंची प्रजाति है, लेकिन क्या हो रहा है, उनके निवास स्थान खत्म होते जा रहे हैं, उनका अवैध शिकार हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनकी जो प्रजाति है उसे हमने क्या किस उसमें क्लासिफाई कर दिया है, लुप्तप्राय प्रजातियों में बांट दिया है। दूसरा आता है लुप्तप्राय प्रजाति के अंदर भारतीय हाथी। ठीक है। तीसरा हैगा आपका हिम तेंदुआ, एशियाई शेर। ये आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इसके अंदर का रीड कर सकते हैं, सिर्फ इनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है और कुछ भी नहीं है। लाल पांडा, घड़ियाल, ये सारे आपकी लुप्तप्राय प्रजातियां हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं। फिर दूसरे टाइप की प्रजातियां आती हैं आपकी स्थानिक प्रजातियां हैं, तो जैसे कि शेर पूंछ वाला मकाओ, ये वो प्रजातियां हैं जो आपकी लगभग लुप्त हो चुकी हैं। तो दक्षिण और ये वो प्रजातियां हैं जो किसी एक क्षेत्र में पाई जाती हैं, किसी एक स्पेसिफिक स्थान पर पाई जाती हैं, मतलब पूरे देश में वो ये प्रजातियां नहीं मिलती, लेकिन अगर उस जगह पर आप जाते हैं तो ये आपको वहीं देखने पर मिलती हैं। जैसे कि शेरपूंछ वाला मकाओ, तो दक्षिण भारत के पश्चिम घाट में पाया जाने वाला ये प्राइमेट न केवल भारत के लिए स्थानिक है, बल्कि निवास स्थान के विनाश के कारण गंभीर रूप से खतरे में भी है। ये स्थानिक भी है और खतरे में भी है, क्योंकि इसके निवास स्थान खत्म होते जा रहे हैं। दूसरा है नीलगिरी तहर। तीसरा कश्मीरी स्टैग, लोटिस, अंडमान वुड पिजन, निकोबार मेगापोड, ये सारी आपकी कौन सी स्थानीय प्रजातियों के अंदर आते हैं। अब आएंगे इन जो ये स्थानीय प्रजातियां होती हैं या जो लुप्त होने वाली प्रजातियां होती हैं, इनका हम संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। एक होता है इंस्टीट्यूट और एक होता है पूर्व स्थिति संरक्षण। तो यथास्थान संरक्षण में क्या होता है हमारा, इस यथास्थान संरक्षण को ही हम कहते हैं इंस्टीट्यूट संरक्षण। से तात्पर्य है प्रजातियों के उनके प्राकृतिक आवासों के भीतर संरक्षण से है, मतलब जो प्रजातियां हैं जहां पर वो रहती हैं, मतलब जो उनका निवास स्थान है उसी के भीतर रहकर उनका संरक्षण करा जाए, तो उसे कहा जाता है इंस्टीट्यूट या यथास्थान संरक्षण। इसमें पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और प्रबंधन शामिल है, जहां प्रजातियां रहती हैं और प्रजनन प्रजनन करती हैं। इसके अंदर क्या करा जाता है, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसे संभाला जाता है, जहां पर प्रजातियां पहले से रहती हैं और अपनी सारी एक्टिविटीज करती हैं, वहीं पर उनका संरक्षण करा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका यथास्थान संरक्षण। दूसरा होता है आपका पूर्व स्थिति संरक्षण। तो पूर्व स्थानीय संरक्षण से प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण शामिल है। इसके अंदर क्या करा जाता है, जो प्रजातियां जहाँ रहती हैं वहां से उन्हें निकाल लिया जाता है और एक अलग स्थान पर उन्हें रखा जाता है, जहां पर उन्हें वही सारी कंडीशन प्रोवाइड करी जाती हैं, तो उसे कहा जाता है पूर्व स्थिति संरक्षण। ये विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जैसे कैपिटेटिव प्रजनन, बीज बैंक और वनस्पति उद्यान, ये सारी चीजें बनाकर करा जाता है। फिर आता है आपका 2002 का जैविक विविधता अधिनियम क्या था। तो 2002 का जैविक विविधता अधिनियम भारत में कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जैविक विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का स्थायी उपयोग सुनिश्चित करना और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण सुनिश्चित करना है। 2002 के अंदर एक जैविक विविधता अधिनियम लाया गया था, जिसके अंदर क्या करा जाता है, जैविक विविधता को बचाने के लिए, उसके घटनों का अच्छे से उपयोग करने के लिए, मतलब उनसे जो जो चीजें हमें मिलती हैं उनका अच्छे से उपयोग करने के लिए, और जो हमारे जैव संसाधन हैं उनके उपयोग को इस तरीके से करने के लिए कि उनसे ज्यादा लाभ लिया जा सके, ये सारी चीजें संभालने के लिए एक अधिनियम लाया गया था, जिसका नाम दिया गया था जैविक विविधता अधिनियम 2002।
तो जैविक संसाधनों का पहुंच का विनिमय तो अधिनियम अनुसंधान या व्यावसायिक उपयोग के लिए इन संसाधनों तक पहुंचने चाहने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता के द्वारा जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान तक पहुंच की नियंत्रित करता है। क्या बोला है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी अनुसंधान के लिए या व्यावसायिक उपयोग के लिए किसी भी संसाधन को चाहता है तो उसे पहले जो ये अधिनियम था उसमें अनुमति लेनी पड़ती थी, उसके बाद ही वो उन संसाधनों का प्रयोग कर सकता था। दूसरा है लाभ साझा करना। तो अधिनियम जैविक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को स्थानीय समुदाय और हितधारकों के साथ साझा करने का आदेश देता है जिन्होंने इन संसाधनों को संरक्षित और बनाए रखा है। लाभ साझा करना मतलब अगर कोई व्यक्ति इन संसाधनों का उपयोग करता है और उससे इससे प्रॉफिट होता है या कोई लाभ होता है तो उस लाभ को वो उस वहाँ के समुदाय के साथ साझा करेंगे, मतलब उनमें बांटेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे जिन्होंने इस संसाधन को बनाने में या संभालने में अपना योगदान दिया है। दूसरा है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए। तो ये अधिनियम जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनिमय करने और उचित और न्याय संगत लाभ साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना करता है। के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य स्तरीय राज्य जैव विविधता बोर्ड भी स्थापित किए गए। क्या बोला गया है, अब इन सारी चीजों को संभालने के लिए दो बोर्ड बनाए गए थे। एक बनाया गया था केंद्रीय स्तर पर और एक बनाया गया था राज्य के स्तर पर, राज्य विविधता बोर्ड, राज्य जैव विविधता बोर्ड जो इनका नाम था। ठीक है, फिर है जैव विविधता विरासत स्थल। तो अधिनियम महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्रों की पहचान, संरक्षण और प्रबंधन का प्रावधान करता है जिन्हें जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में जाना जाता है। और क्या करता है, ये जैव विविधता वाले जो क्षेत्र हैं उनका पहचान करता है, उनका संरक्षण करता है और उनका प्रबंधन करवाता है, मतलब कोई भी अब उनका गलत उपयोग ना करे, ये चीज ध्यान रखता है। फिर है बौद्धिक संपदा अधिकार, जैव विविधता प्रबंधन समितियां, दंड। ये सारी चीजें आप देखिएगा, इन्हें इतना ज्यादा वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आता है तो आप इतना ऊपर वाला सिर्फ लिख सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है संकटग्रस्त प्रजातियों की आईयूसीएन लाल सूची। आईयूसीएन एक लाल सूची निकालता है जिसे रेड लिस्ट कहा जाता है, जिसके अंदर वो संकटग्रस्त प्रजातियों को बताता है कि ये जो प्रजातियां हैं ये संकटग्रस्त है, मतलब इन्हें नुकसान पहुंचने वाला है, ये खत्म होने की कगार पर है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट निकालता है। अब इस लिस्ट में क्या होता है वो देखते हैं। तो संकटग्रस्त प्रजातियों की आईयूसीएन लाल सूची जानवरों, कवकों और पौधों की प्रजातियों के वैश्विक विलुप्त होने के जोखिम की स्थिति पर जानकारी का एक व्यापक स्रोत है। आईयूसीएन लाल सूची क्या होती है, ऐसे जानवर, कवक और पौधे जो कि विलुप्त होने की कगार पर हैं और कुछ ही समय में विलुप्त हो जाएंगे, उनकी जानकारी देता है। इसका रखरखाव इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, द्वारा किया जाता है, जो एक वैश्विक संगठन है जो प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति का आकलन करने, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीति और कार्यों को सूचित करने के लिए समर्पित है। ये क्या क्या करता है, जो प्रजातियां आएंगी उनका संरक्षण करता है, उनके सतत उपयोग मतलब उनका उपयोग अच्छे तरीके से हो, ये चीज देखता है, और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उनका समाधान भी देता है। ये आईयूसीएन का काम होता है। फिर आता है विलुप्त। क्या होता है, तो प्रजाति के किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व ज्ञात नहीं है। ऐसी प्रजातियां हैं जिसका कोई भी व्यक्ति नहीं, मतलब कोई भी उसका एविडेंस नहीं रह गया है कि ये पहले प्रजाति हुआ करती थी, तो उसको हम विलुप्त प्रजाति कहते हैं। फिर आएगा जंगल में विलुप्त। तो ये प्रजाति केवल कैद में या अपनी ऐतिहासिक सीमा के बाहर प्राकृतिक आबादी के रूप में जीवित रहती है। ऐसी प्रजातियां जो या तो कैद में या फिर अपनी प्राकृतिक सीमा मतलब जहाँ पर वो रहते थे उससे बाहर जीवित रहती हैं, उन्हें हम जंगल में विलुप्त कहते हैं। फिर गंभीर रूप से लुप्त प्राय। तो इन प्रजातियों को जंगल में विलुप्त होने का अत्यधिक खतरा है। ऐसी प्रजातियां जो जंगल में विलुप्त हो जाएंगी उन्हें गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियां कहते हैं। लुप्त प्राय क्या होती है, तो इन प्रजातियों के जंगल में विलुप्त होने का बहुत अधिक खतरा है, वही चीज बोली है। सुभेद क्या होता है, ये प्रजातियां जंगली में विलुप्त होने से उच्च जोखिम में है। वही सारे इनके अलग अलग प्रकार बता रखे हैं। ठीक है, ये वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है, इन पर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला हैगा स्थिरता के प्रकार क्या क्या होते हैं। स्थिरता के कितने प्रकार हैं, तो पहला आता है आपका पर्यावरणीय स्थिरता। तो प्राकृतिक पर्यावरण और उसके संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है।
पर्यावरणीय स्थिरता का उद्देश्य क्या होता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है और हमारा पर्यावरण है उसका संरक्षण किया जाए, उनमें सुधार किया जाए। इस चीज पर जो ध्यान ले जाए उसे कहा जाता है पर्यावरणीय स्थिरता। इसमें पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करना, संरक्षण को बढ़ावा देना और प्रदूषण और अपशिष्ट को कम करना शामिल है। इसके अंदर क्या करा जाता है, जो पारिस्थितिक पदचिह्न होता है उसे कम करा जाता है, संरक्षण बढ़ाया जाता है इन सारी चीजों का। और अगर कोई प्रदूषण या अपशिष्ट कोई भी चीज इन चीजों को नुकसान पहुंचा रही है तो उसे कम करा जाता है। दूसरी है सामाजिक स्थिरता, तो व्यक्तियों और समुदायों की भलाई पर जोर देता है। सामाजिक स्थिरता क्या करता है, व्यक्तियों और समुदायों की भलाई पर जोर देता है, मतलब उनके भलाई के लिए कार्य करता है। फिर इसमें सामाजिक न्याय, समानता, मानवाधिकार और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अंदर क्या करा जाता है, जो समाज में न्याय, समानता, मानवाधिकार, सामुदायिक विकास है, इन सारी चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। तीसरी आती है हमारी आर्थिक स्थिरता, तो एक स्थिर और संपन्न अर्थव्यवस्था बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके अंदर क्या करा जाता है, जो देश हैगा उस पर ध्यान दिया जाता है कि उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसे स्थिर बनाया जा सके, जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरत को पूरा करने की क्षमता में समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करती है। जो क्या करती है कि अभी जो लोगों की जरूरत है उसे तो पूरा करती है, लेकिन आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं, भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं, उनकी जरूरतों को भी ध्यान में रखती है कि उनके लिए भी कुछ चीजें बची रहें। तो उस चीज को आर्थिक स्थिरता कहते हैं। इसमें जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन, आर्थिक विकास और धन का न्यायसंगत वितरण शामिल है। इसके अंदर क्या क्या करा जाता है, जो संसाधन है उनका प्रबंधन करा जाता है, आर्थिक विकास करा जाता है और धन का न्यायसंगत मतलब धन को अच्छे तरीके से बांटा जाता है। तो ये चीजें इसमें शामिल होती हैं। अगला आएगा हमारा टॉपिक, जलवायु परिवर्तन क्या होता है। तो जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य है पृथ्वी पर देखे गए औसत मौसम पैटर्न में दीर्घकालीन परिवर्तन से है। जलवायु परिवर्तन क्या होता है, किसी जगह पर एक कैसी जलवायु हुआ करती थी, एक लंबे समय के बाद जब उस जलवायु में बदलाव आ जाए, मतलब अगर कोई जगह पहले ठंडी हुआ करती थी और कुछ समय के बाद वो गर्म होने लग जाए, तो उस चीज को कहा जाता है आपका जलवायु परिवर्तन। ये काफी हद तक मानवीय गतिविधियों से प्रेरित होता है। ये जलवायु परिवर्तन किस वजह से होता है, मानव की गतिविधियों की वजह से होता है। विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन का जलन, वनों को कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाएं जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ती हैं। किन किन चीजों की वजह से होता है ये, जब लोग जीवाश्म ईंधनों को जलाते हैं, उसके अलावा वनों की कटाई करते हैं और औद्योगिक प्रक्रियाएं मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनसे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में छूटती हैं, जिससे ये जलवायु परिवर्तन हो जाता है। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिड जैसी गैसें हैं। कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैस के अंदर आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड, ये सारी गैसें हमारी ग्रीन हाउस गैस के अंदर आती हैं। अगला टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। तो पिछली शताब्दी में पृथ्वी की औसत सतह का तापमान बढ़ रहा है, जिससे अधिकांश वार्मिंग पिछले कुछ दशकों में हुई है। इस घटना को आमतौर पर ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, पृथ्वी का जो तापमान है, पृथ्वी की सतह का तापमान वो पिछले कुछ वर्षों में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है और धरती में जो ग्लेशियर हैंगे, जितने भी हिम पर्वत होते हैं जिन्हें कहा जाता है, वो पिघलते जा रहे हैं। तो उसका ये नुकसान है, ग्लोबल वार्मिंग इसी चीज को कहते हैं। समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है। समुद्र के स्तर में वृद्धि कैसे हो रही है, जब धरती का तापमान बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, वो ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, जिनसे वो उनका पानी बनता जा रहा है और पानी के बढ़ने से क्या हो रहा है, जल का स्तर भी समुद्रों में बढ़ता जा रहा है। अगला है चरम मौसम की घटनाएं। तो जलवायु परिवर्तन तूफान, सूखा, बाढ़ और हीटवेव जैसी चरम मौसम की घटनाओं और आवृत्ति तीव्र वृद्धि से जुड़ा है। और क्या होता है, जलवायु परिवर्तन से तूफान आता है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है और हीटवेव जैसी अनेक घटनाएं होती हैं। अगला है जैव विविधता का क्या क्या नुकसान है। तो तापमान और मौसम के पैटर्न में बदलाव से पारिस्थितिक तंत्र बाधित होता है। अगर तापमान और मौसम के पैटर्न में बदलाव होगा तो क्या होगा, हमारा पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाता है, जिससे पौधे और जानवरों की प्रजातियों के वितरण और व्यवहार में बदलाव आ जाता है। क्या होता है इससे, जो पौधे और जानवर हैं उनका जो वो रहते हैं, मतलब जो उनका वितरण हो रखा है कि ये लोग यहाँ रहेंगे, ये वाले जानवर यहाँ रहते हैं, ये सारी चीजें, इनमें भी बदलाव आ जाता है। अगला है आपका अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा एक प्रकार की वर्षा है जो असामान्य रूप से अम्लीय होती है। अम्लीय वर्षा क्या होती है, एक वर्षा का प्रकार है जिसके अंदर क्या होता है, जो वर्षा का पानी होता है उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, जिसमें उच्च स्तर के हाइड्रोजन आयन
होते हैं, उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होते हैं उसके अंदर। ये बारिश बर्फ, कोहरा या यहाँ तक कि धूल का रूप भी ले सकती है। ये जो अम्लीय वर्षा होती है, ये बर्फ की उसमें हो सकती है, कोहरा पड़ सकता है या फिर धूल का रूप भी ले सकती है। अम्लीय वर्षा का प्राथमिक कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का निकलना है, जो जल वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ये क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा में क्या होता है, जो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड है और SO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, ये जो जल वाष्प होते हैं उनके साथ प्रतिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। फिर ये अम्ल वर्षा के माध्यम से धरती की सतह पर जमा हो जाते हैं, और जब वर्षा होती है तो उसकी वजह से ये फिर धरती पर जमा हो जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्रोतों में क्या क्या चीजें शामिल हैं। जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो वातावरण में पहुंचती कैसे है, तो पहला आएगा जीवाश्म ईंधन को जलाना। जब जीवाश्म ईंधनों को जलाया जाता है तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन निकलती है। ऑटोमोबाइल उत्सर्जन, जो गाड़ियां होती हैं उनमें से ये निकलती है। दूसरा है औद्योगिक प्रक्रियाएं, जो भी हम औद्योगिक प्रक्रिया करते हैं, जैसे कि धातु को गलाते हैं, रासायनिक विनिर्माण करते हैं, इन सारी चीजों की वजह से भी ये गैसें निकलती हैं। तो ये सारी आएंगे आपके, जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है उनके स्रोत की कहाँ कहाँ से वो आती हैं। अगला आएगा आपका ओजोन परत का ह्रास। ये क्या है, तो ओजोन परत की कमी का तात्पर्य पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन परत के पतले होने और कमी से है। ओजोन परत का ह्रास का मतलब क्या होता है कि जो हमारे वातावरण में हमारा समताप मंडल है, उसमें जो गैस की परत बनी हुई है वो कम होती जा रही है, पतली होती जा रही है या खत्म होती जा रही है, उस चीज को कहा जाता है ओजोन परत का ह्रास। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल का एक क्षेत्र है जिसमें ओजोन अणु की उच्च सांद्रता होती है। ओजोन परत है क्या, एक पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके अंदर ओजोन की मतलब O3 मॉलिक्यूल्स की एक परत हैगी, जो कि धरती को किस चीज से, जो सूरज से आने वाली यूवी रेज होती हैं उनसे बचाती है, उस चीज को कहा जाता है ओजोन परत। यह सूर्य के अधिकांश हानिकारक पैराबैंगनी किरणें जिसे कहा जाता है, अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। ओजोन परत के क्षरण का प्राथमिक कारण क्लोरीन और ब्रोमाइन परमाणु वाले कुछ मानव निर्मित रसायन, जैसे फ्लोरोकार्बन, हेलोन कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइन क्लोरोफॉर्म का निकलना है। जो ये आज ओजोन परत है, ये कमी किस वजह से हो रही है, जो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, हेलोन गैस हैगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, इन सारी चीजों की वजह से ओजोन परत का ह्रास हो रहा है। इन पदार्थों का उपयोग आमतौर पर रेफ्रिजरेटर, सॉल्वेंट, फोम ब्लोइंग एजेंट और आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। ये सारी चीजें गैसें कहाँ से निकलती हैं, तो जो हमारा फ्रिज होता है उसमें होती हैं, सॉल्वेंट्स में होती हैं, फोम ब्लोइंग एजेंट में होती हैं, और जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है उसमें से ये निकलती हैं। जब इन रसायनों को वायुमंडल में छोड़ा जाता है तो वे अंततः समताप मंडल में पहुंच जाती हैं। वहां वे पैरावैंगनी विकिरण द्वारा टूट जाते हैं, जिससे क्लोरीन और ब्रोमाइन परमाणु निकलते हैं। अब क्या होता है, जब ये रसायन वायुमंडल में जाते हैं, मतलब जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह हैं, ये जब वायुमंडल में जाती हैं तो सूरज की जो पैराबैंगनी किरणें हैं वो इन्हें तोड़ देती हैं, और इनमें से जो हमारे क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु होते हैं वो निकल जाते हैं, जो हमारे क्या करते हैं, हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। ये परमाणु फिर ओजोन अणुओं को प्रेरक रूप से नष्ट कर देते हैं। एक क्लोरीन या ब्रोमाइन परमाणु विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से समताप मंडल में हटाए से पहले हजारों ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। अगर एक क्लोरीन और ब्रोमाइन का परमाणु को समय से खत्म नहीं करा गया तो वो हजारों ओजोन के अणुओं को खत्म कर देता है। यूवी विकिरण में वृद्धि। अब जो ये ओजोन लेयर का ह्रास हो रहा है उससे क्या क्या नुकसान होते हैं, तो एक तो यूवी विकिरण में वृद्धि हो रही है, मतलब जो हमारी यूवी रेज हैंगी, जो पैराबैंगनी किरणें हैं वो धरती तक पहुंच रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, इंसानों को स्किन की बीमारी हो रही है, जो त्वचा की बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं। दूसरा है जलवायु पर प्रभाव। इससे जलवायु भी बदल रही है, क्योंकि अगर जो पैराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट आ रही हैं अर्थ पर, तो उससे क्या हो रहा है, जो धरती है उसका तापमान बढ़ता जा रहा है, उससे जलवायु में भी बदलाव आ रहा है। ओजोन परत की कमी को दूर करने के प्रयास काफी हद तक सफल रहे हैं। अब क्या क्या प्रयास करे गए हैं, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध करना है। इसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था 1987 में, जिसके अंदर एक संधि करी गई थी कि जो भी ओजोन क्षयकारी मतलब ओजोन को खत्म करने वाले पदार्थ हैं उनके उत्पादन को बंद करा जाएगा या उनमें कमी करी जाएगी। इस चीज को कहा गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
फिर वैश्विक सहयोग और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुकूल से परिणाम स्वरूप इस हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन में धीरे धीरे कमी आई, जिससे ओजोन परत में सुधार हुआ है। ये हो गया आपका ओजोन का सारा। अब हमें पढ़ना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में। ये क्या था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत में एक व्यापक कानून है जिसे देश में वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से अधिनियम किया गया है। ये एक अधिनियम था जिसके अंदर जो देश के वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए यह अधिनियम लाया गया था। इसके अंदर वन्य जीवों का वर्गीकरण कर दिया गया था कुछ सूचियों के अंदर। उनके शिकार पर जो सूची बनाई गई थी उनके अंदर जो जो प्रजातियों को बताया गया था उनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उनके लिए अलग से संरक्षित क्षेत्र बना दिए गए थे कि इन प्रजातियों को इस जगह पर रखा जाएगा। व्यापार का विनियम कर दिया था, मतलब जो भी इन प्रजातियों का व्यापार करते थे लोग, इन्हें बेचते थे, इनके बॉडी पार्ट्स को बेचते थे, उन सभी पर रोक लगा दी थी। दंड और अपराध, इसके लिए दंड और अपराध घोषित कर दिया गया था कि अगर कोई भी इन सारे चीज़ों को नहीं मानता है तो उसे जेल दिया जाएगा या फिर उसके ऊपर कोई भी दंड लगाया जाएगा, मतलब शुल्क लिया जाएगा उससे। यह था आपका क्या, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। संशोधन क्या करा गया था? उभरती चुनौतियों का समाधान करने और संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए वन्यजीव संरक्षण में पिछले कुछ वर्षों में कई संशोधन हुए हैं, मतलब इसे बदलते रहे हैं धीरे धीरे। वन्यजीव सलाहकार बोर्ड, और इसके लिए एक वन्यजीव सलाहकार बोर्ड बनाया गया है जो इन सारी चीजों को देखता है। अगला है आपका जो अधिनियम वो आएगा जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974। इसके अंदर क्या कराया गया था? जल अधिनियम 1974 भारत में पर्यावरण कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? जो जल का प्रदूषण हो रहा था उसे रोकना था, उसे नियंत्रित करना था और जल की संपूर्णता को बनाए रखना और बहाल करना इसका प्राथमिक उद्देश्य था। इसके अंदर क्या करा गया? प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का गठन करा गया। एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य स्तर पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करी गई थी। जल प्रदूषण के ऊपर नियंत्रण करा गया, निरीक्षण करने की शक्ति दी गई, मतलब जो केंद्रीय सरकार थी उसके पास पूरी शक्ति थी कि वो जल का निरीक्षण करे और उसकी जो प्योरिटी है उसे बनाए रखे। प्रदूषकों के निर्वहन पर प्रतिबंध क्या करा गया कि जो भी लोग पानी में सीधा प्रदूषण मतलब कोई भी चीज निर्वाह कर देते थे, बहा देते थे, उस पर रोक लगाई गई कि अब ऐसे खुले पानी में कोई भी चीज नहीं बहाई जाएगी जब तक उसको साफ ना करा जाए। और इसके लिए भी कई अलग अलग दंड बनाए गए थे, वही जेल का और उसके ऊपर फाइन लगाने का। अगला है हमारा पर्यावरण अधिनियम 1986। तो पर्यावरण अधिनियम 1986 भारत में पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए उपाय करने का अधिकार देता है। इसके अंदर क्या करा गया था? जो केंद्र सरकार थी वो पर्यावरण की सुरक्षा करेगी, उसकी गुणवत्ता को में सुधार करेगी और पर्यावरण प्रदूषण को रोकेगी, नियंत्रित करेगी। इस चीज़ों पर काम करने के लिए का अधिकार दिया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना था। क्या करा गया था? जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था उसके अंदर, स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर जो निर्णय लिए गए थे उन निर्णयों को लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसे पर्यावरणीय गिरावट और प्रदूषण के बारे में बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके अंदर केंद्रीय प्राधिकरण बनाए गए थे, मतलब इसके अंदर भी कुछ बोर्डों की स्थापना करी गई थी जो इसको नियंत्रण करेंगे। केंद्र सरकार को शक्तियां दी गई थी कि वो पर्यावरण में किन चीज़ों का उत्सर्जन किया जाएगा, निर्वाह किया जाएगा, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेगी और इन सारी चीज़ों पर रोक भी लगा सकती है। फिर खतरनाक पदार्थों का विनिमय, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है उनका विनिमय करता है, मतलब उनका ट्रेड करता है, तो उस चीज पर उस पर प्रतिबंध लगा सकती है और उन्हें सुरक्षित कर सकती है पर्यावरण को। और इसमें भी कई सारे दंड दिए गए थे कि किस स्तर का अपराध करा है उसके अनुसार उन्हें दंड दिया जाएगा। अगला है हमारा कि मानव जनसंख्या की वृद्धि के क्या क्या कारक होते हैं, मतलब जो मानव की जनसंख्या में वृद्धि आ रही है उसकी क्या क्या एक तरीके से क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं उनके वृद्धि के अंदर। तो पहला आएगा हमारा जन्म दर की, किसी जन्म दर होती क्या है? किसी वर्ष में प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की संख्या जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करती है। जन्म दर कहलाती है किसी एक साल के अंदर 1000 लोगों में
कितने लोगों का जन्म हुआ, उस चीज को हम कहते हैं जन्म दर। तो अगर जन्म दर बढ़ रही है तो क्या होगा, जो हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसमें वो भी प्रभावित होती है, वो भी बढ़ती है। उच्च जन्म दर जनसंख्या वृद्धि में योगदान करती है, जबकि कम जन्म दर जनसंख्या की गिरावट का कारण बन सकती है। दूसरा है मृत्यु दर। क्या होती है, 1000 लोगों में होने वाली मौतों की संख्या को जन्म मृत्यु दर कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर मृत्यु दर ज्यादा होगी तो हमारी जनसंख्या कम होती है, और मृत्यु दर कम होगी तो हमारी जनसंख्या ज्यादा होती है। प्रजनन दर क्या होती है, तो प्रजनन दर एक महिला द्वारा उसके प्रजनन वर्षों के दौरान पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या को संदर्भित करती है, कि प्रजनन वर्षों के दौरान कितने बच्चों का जन्म हुआ, उस चीज को प्रजनन दर कहते हैं। उच्च प्रजनन दर जनसंख्या वृद्धि में योगदान करती है, वहीं कम प्रजनन दर होती है तो वो जनसंख्या की गिरावट में काम करती है। जीवन प्रत्याशा, कि कोई व्यक्ति कितना जीता है, वो भी एक कारक बन जाता है, कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा जी रहा है तो जनसंख्या ज्यादा होगी, और कम जी रहा है तो जनसंख्या कम होगी। चिकित्सा प्रगति, जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी है वो कितनी है, अगर हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है तो जनसंख्या हमारी ज़्यादा होगी, क्योंकि लोग कम मरेंगे, और अगर हेल्थ फैसिलिटी हमारी कम है तो वो जनसंख्या वृद्धि कम होगी, क्योंकि लोग ज़्यादा मरेंगे। फिर प्रवासन, तो प्रवासन पैटर्न अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक दोनों जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। प्रवासन या तो गंतव्य क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि में योगदान दे सकता है, या मूल क्षेत्रों में जनसंख्या में गिरावट का कारण बन सकता है। प्रवासन क्या होता है, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं उस चीज को प्रवासन कहा जाता है, इससे भी जनसंख्या प्रभावित होती है। फिर है मानव जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरणीय मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव और कल्याण, कि जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहले पर्यावरणीय प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है, तो संसाधनों की कमी हो रही है। जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतने वो ज्यादा संसाधनों का उपयोग करेगी, इससे संसाधनों की कमी आ रही है। दूसरा है वनों की कटाई। अब जनसंख्या ज्यादा होगी तो उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए, और जगह चाहिए तो वो क्या करते हैं, वनों की कटाई कर देते हैं। ये आप पढ़िएगा, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, मैं समझाता आपको चल रहा हूँ, ठीक है। अगला है प्रदूषण की। अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो क्या होगा, प्रदूषण ज्यादा फैलाएंगे वो, इससे प्रदूषण बढ़ जाएगा, और जनसंख्या कम होगी तो प्रदूषण कम होगा। अगला है जलवायु परिवर्तन। जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना ही जलवायु में परिवर्तन होगा, क्योंकि वो क्या करेंगे, जीवाश्म ईंधनों वगैरह को प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी और जलवायु में परिवर्तन आ जाएगा। अगला है मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि स्वास्थ्य के देखभाल प्रणालियों पर दबाव डाल सकती है, जिससे कुछ समुदायों के लिए तात्पर्य चिकित्सक देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच चुनौतीपूर्ण हो सकती है। क्या होगा, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतने ही ज़्यादा हमें मानव स्वास्थ्य के लिए जो हमारे मेडिकल फैसिलिटी होती है उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और अगर मेडिकल फैसिलिटी कम होंगी तो क्या होगा, उन जनसंख्या की नीड पूरी नहीं हो पाएगी, आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाएंगी। कुपोषण बढ़ जाता है। अगर कुपोषण, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो अगर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो कुपोषण की बीमारी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमारे प्रभाव डालती हैं जनसंख्या वृद्धि का, मानव के पर्यावरणीय चीज़ों पर और मानव की स्वास्थ्य पर भी, ठीक है। अब है हमारा सीएनजी पहल। दिल्ली के अंदर जो सीएनजी पहल करी गई थी वो क्या थी, तो दिल्ली गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है, और सीएनजी जैसे कुछ स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना समस्या को कम करने की रणनीतियों में एक था। क्या है, दिल्ली में आप सभी को पता है पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। तो इस प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करा गया था, दिल्ली के अंदर सीएनजी की पहल करी गई थी। इसके अंदर क्या करा गया था, सीएनजी बुनियादी ढांचे का विकास किया गया। क्या करा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा सीएनजी की गाड़ियां लोग खरीदें, उसके लिए लोगों को प्रेरित करा गया था, जिससे क्या होगा, हमारा प्रदूषण कम हो जाएगा, क्योंकि जो सीएनजी है वो एक कैसा है, स्वच्छ ईंधन कहलाता है। तो इसके लिए क्या करा गया, एक ढांचा तैयार करा गया था, जिसके अंदर अलग अलग जगहों पर सीएनजी स्टेशन लगाए गए, जहाँ पर सीएनजी अवेलेबल हो सके। उसके बाद सीएनजी वाहनों को प्रोत्साहित करा गया, सीएनजी वाहन लोगों को प्रोत्साहित करा गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीएनजी वाहन खरीदें। उसके लिए क्या करा गया, उन्हें सब्सिडी वगैरह दी गई थी, अलग अलग तरीके के फायदे दिए गए थे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीएनजी वाहन ही खरीदें। सार्वजनिक परिवहन रूपांतरण करा गया था, मतलब जितने भी सार्वजनिक परिवहन थे, जो भी सरकारी गाड़ियां थी, उन सभी में क्या करा गया, सीएनजी लगवा दी गई थी, जिससे प्रदूषण कम हो। जागरूकता अभियान चलाए गए थे, जिससे लोगों को बताया जा सके कि अगर आप सीएनजी का उपयोग करते हैं तो आपके ये फायदे होंगे। जिससे क्या हुआ, फिर लोगों ने सीएनजी का उपयोग करना शुरू कर दिया था। अगला पढ़ना है आपको चिपको आंदोलन के बारे में। तो जिसे चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, एक जमीन स्तर का पर्यावरणीय आंदोलन था जो 1970 के दशक में भारत में उभरा था। ये क्या था, एक पर्यावरण आंदोलन था, 1970 में भारत में आया था। चिपको शब्द का अर्थ है आलिंगन या आलिंगन,
जो पेड़ों को काटने जाने से बचाने के लिए उन्हें गले लगाने की क्रिया को प्रतीत करता है। चिपको आंदोलन में क्या करा गया था, पेड़ों को ना कटने देने के लिए क्या करा गया था, पेड़ों को गले लगा लिया गया था, जिससे कोई भी उन्हें ना काटे। तो इसी चीज को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत हिमालय क्षेत्र के उत्तराखंड राज्य में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्से हुआ करती थी उस समय पर। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, तो यह आंदोलन वनों की कटाई और व्यावसायिक कटाई की गतिविधियों की प्रतिक्रिया थी, जो स्थानीय पर्यावरण और वनों पर निर्भर समुदायों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी। मतलब जो वनों की कटाई कर रहे थे उस चीज को रोकना था। प्रेरणा कहाँ से मिली थी, तो आंदोलन की प्रेरणा पारंपरिक स्थानीय प्रथाओं से मिली, जहां ग्रामीण पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्हें गला लगाया जाता था। इनकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी, पहले के जमाने में भी वहाँ के जो लोग थे उनके समय, उनके जो पुराने जमाने के पूर्वज वगैरह थे वो भी क्या करते थे, पेड़ों को कटे जाने से बचाने के लिए उन्हें गले लगा लिया करते थे। तो वही चीज इन्होंने अपनाई थी। नेतृत्व किसने करा था, तो आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से स्थानीय महिलाओं ने किया, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन में केंद्रीय भूमिका निभाई। प्रमुख नेताओं में कौन था, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट शामिल थी। तरीके क्या अपनाए गए ये सारे आप पढ़ लीजिएगा। इसे सफलता मिली थी आंदोलन को, क्या क्या चीजें हुई थी, ठीक है, और इसका क्या प्रभाव आया था। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा डिटेल में वैसे करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा इसे पढ़ लीजिएगा बस। अगला आएगा आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत में एक सामाजिक आंदोलन है जो 1980-1990 के दशक में नर्मदा नदी पर बड़े बांधों के निर्माण के विरोध में उभरा था। नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या करा गया था, जो नर्मदा नदी थी उसके ऊपर कई सारे बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे थे, तो उस चीज को रोकने के लिए क्या करा गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, जिसके अंदर इन बड़े वाहनों को बनने से रोका गया था। इस आंदोलन का मुख्य रूप से सरदार सरोवर बांध पर केंद्रित था, जो नर्मदा घाटी परियोजना के हिस्से के रूप में योजनाबद्ध प्रमुख बांधों में से एक था। इसका जो मुख्य उद्देश्य वो क्या था, जो सरदार सरोवर बांध बन रहा था उसको बनने से रोकने के लिए था इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। फिर अगर नर्मदा घाटी परियोजना की कल्पना सिंचाई, बिजली उत्पादन और पेयजल आपूर्ति के लिए नर्मदा नदी के जल को संसाधनों का अध्ययन करने के लिए की गई थी। जो ये नर्मदा घाटी की परियोजना चलाई गई थी, इसके अंदर क्या करा जा रहा था, सिंचाई के लिए, बिजली के लिए और पीने के जल की आपूर्ति को पूरा करने के लिए नर्मदा के जल का दोहन करा जा रहा था। तो इस चीज को रोकने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। बाकी ये इसी के बारे में दिया गया है। विस्थापन हुआ था, क्या क्या नुकसान हुए थे, तो लोगों को हटाया गया था, पर्यावरण के ऊपर प्रभाव आया था। अब जब बांध बन रहा है तो पानी का उपयोग करेंगे, और वहां पे वनों वगैरह की भी कटाई कर दी गई थी। सामाजिक अन्याय किया जा रहा था, लोगों को बिना कुछ दिए ही वहां के आदिवासियों को वहां से हटा दिया जा रहा था। अपर्याप्त पुनर्वास, आंदोलन ने बताया कि पुनर्वास के प्रयास अपर्याप्त थे, कई विस्थापित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा वगैरह भी नहीं दिया गया था। विरोध क्या हुआ था, ये सारी चीजें आएंगी आपकी, ठीक है, और इसका क्या प्रभाव पड़ा था। बाकी ये भूकंप वगैरह जो आपकी प्राकृतिक आपदा वाला है, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, तो ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारा आप काट सकते हैं। बाढ़ भी नहीं है। ये प्राकृतिक आपदा वाला आपका पहले हुआ करता था, ये पुराने नोट्स हैं, तो इसमें आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। भूस्खलन भी नहीं करना, ये सारा आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना सिलेबस उठा के देखिएगा उसमें आपको ये सारी चीजें नहीं दी गई हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये जो आपकी पर्यावरण वाली बुक है, ईवीएस की बुक है, इसकी तीनों यूनिट मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। उनमें जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सारी चीजें मैंने आपको कवर करवा दी है। मे भी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।